कहते हैं कि जब लोग आपको कॉपी करने लगे ना तो समझ लीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। अब जिस तरह आज मार्केट में लोग बिस्लरी के नाम को तोड़ मरोड़ कर इसे कॉपी करके मार्केट में सेल करते हैं, उससे पता चलता है कि क्यों बॉटल वाटर की कैटेगरी में बिस्लरी का नाम सबसे पहले आता है। पानी का ये ब्रांड आज इतना फेमस हो चुका है कि लोग इसे सबसे प्योर और सेफ मिनरल वाटर मानते हैं, और तभी तो कहते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। समझदार बिस्लरी पीते हैं। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि सफलता के बुलंदियों पर नजर आने वाला बिस्लरी आज बिकने के लिए तैयार खड़ा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बिस्लरी के चेयरमैन रमेश चौहान अपनी इस कंपनी को सिर्फ टाटा को ही बेचना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों, सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लाइमलाइट में आ रही है कि टाटा कंज्यूमर बिस्लरी को खरीद सकता है। ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा। अब बिस्लरी क्यों बिक रहा है, इसके बारे में जानने से पहले हमें इस कंपनी की वैल्यूज और हिस्ट्री को जरूर जानना चाहिए कि आखिर ये कंपनी भारत आई कैसे और किस तरह इस विदेशी कंपनी ने पूरे भारत को पानी खरीद कर पीना सिखाया। तो दोस्तों, बिस्लरी बेसिकली एक इटालियन कंपनी है जिसे 1965 में फेलिस बिस्लरी ने एस्टेब्लिश किया था। ये कंपनी इसी साल यानी कि 1965 में ही भारत आई, जहां इंडियन बिजनेसमैन खुशरो संतूक ने इटालियन डॉक्टर सेसारी रोसी के साथ मिलकर इंडिया को बॉटल्ड वाटर के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। उस समय उन्होंने बिस्लरी का पहला प्लांट मुंबई के ठाणे में बनाया था। शुरुआत के उस दौर में बिस्लरी ने मार्केट के अंदर अपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें पहला था बिस्लरी सोडा और दूसरा बिस्लरी वाटर। तब बिस्लरी के ये दोनों प्रोडक्ट सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में ही मिलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्हें नॉर्मल मार्केट में भी उतारा गया। पर आम भारतीय लोगों को पानी खरीद कर पीना उस टाइम बेफिजूल खर्च लगता था। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में नाकाम रही और कुछ ही सालों में कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि नुकसान से बचने के लिए खुशरो संतूक ने कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया। इस तरह 1969 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान ने बिस्लरी को 4 लाख रुपए में खरीदा, जो कि उस समय के $50,000 के बराबर हुआ करता था। रमेश चौहान का मोटिव बिस्लरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में बिस्लरी के 5 स्टोर्स भी ओपन किए, जिसमें से एक कोलकाता में था और बाकी 4 मुंबई में। लेकिन 1977 में जब गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कोका कोला ने इंडियन मार्केट से एग्जिट लिया, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने बिस्लरी के अंडर ही लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने पर कोका कोला इंडियन मार्केट में वापस आ गई और 1993 में उसने बिस्लरी से उसके सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड 400 करोड़ रुपए में खरीद लिए। अब इस डील में एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज भी शामिल था, जिसके अकॉर्डिंग बिस्लरी अब अगले 15 साल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बिजनेस नहीं कर सकती थी। यही वो समय था जब रमेश चौहान का ध्यान पहली बार बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री पर गया और उन्होंने ये ठान लिया कि अब वो बिस्लरी को सिर्फ एक बॉटल्ड वाटर ब्रांड के रूप में ही आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद से रमेश चौहान ने बिस्लरी का प्रमोशन कुछ ऐसा किया कि लोग इसे मार्केट में मिलने वाले सबसे प्योर एंड सेफ पानी के रूप में देखने लगे। हालांकि शुरुआती दिनों में उन्हें अपने इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने और इसके ट्रांसपोर्टेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी की कीमत तो कम थी लेकिन वजन ज्यादा था। इसीलिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बिस्लरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी से एग्री नहीं होती थी। लेकिन रमेश चौहान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज पूरे भारत में बिस्लरी के पास 5000 ट्रक, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर और 135 ऑपरेशनल प्लांट्स का एक कंप्लीट नेटवर्क है। वैसे दोस्तों, इंडिया के बॉटल्ड वाटर मार्केट की अगर बात करें तो हमारे देश में ये करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मार्केट है, और इसमें भी अकेला बिस्लरी 60% का हिस्सेदार है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर बिस्लरी इतना ही सक्सेसफुल कंपनी है तो कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान इसे आखिर बेचना क्यों चाहते हैं। असल में दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रमेश चौहान अब 82 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों से उनकी हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं रहती, जिसके चलते अब आगे वो अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अपने इस कारोबार को आगे चलाने के लिए कोई वारिस भी नहीं है, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जयंती चौहान अपने इस पिता के बिजनेस को संभालने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। हालांकि ऐसा नहीं है कि जयंती को बिजनेस की समझ नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले तक ही वे बिस्लरी में वाइस चेयरमैन के पद पर काम कर रही थी और उन्होंने दिल्ली व मुंबई दोनों ऑफिसेस को संभाला हुआ था। इसके अलावा वे कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट ऑपरेशन, कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का काम भी देखती थी। और उनकी लीडरशिप में बिस्लरी ने सफलता की कई ऊंचाइयां भी हासिल की हैं। लेकिन अब वो इस काम को आगे नहीं करना चाहती हैं। वैसे अभी तक जयंती चौहान की तरफ से इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहती हो। असल में जयंती चौहान ने लंदन से फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। ऐसे में लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आगे जाकर अब वो अपने इस पैशन को ही अपना बिजनेस बनाएंगी।
फैमिली में जो आपकी बिटियां हैं वो उन्होंने क्यों नहीं इस कंपनी को ज्वाइन किया? वो पहले तो इस कंपनी को चला चुकी हैं, देखभाल कर चुकी हैं। हाँ, तो 10 साल उसने काम किया है और उसके बाद अभी थक गया और ये काम उसको पसंद नहीं है। आजकल का जनरेशन बहुत जल्दी थक जाता है। आपने कहा कि 83 ईयर के मैं हूँ, अब रिटायर होना चाहता हूँ। बराबर। तो आपने जयंती को बोला नहीं कि नहीं बेटा अभी और थोड़ा इस कंपनी को आपकी जरूरत है? अब दोस्तों, कंपनी को छोड़ने के उनके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं। ऐसे में उनके इस फैसले की वजह से हमें उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो लड़की बिस्लरी जैसे बड़े ब्रांड को संभाल सकती है वो अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी तो खड़ा कर सकती है। अब दोस्तों, हमने बिस्लरी के बिकने का रीजन तो जान लिया, लेकिन अब लास्ट में सवाल यही रह जाता है कि रमेश चौहान अपनी ये कंपनी सिर्फ टाटा को ही क्यों बेचना चाहते हैं। असल में रमेश चौहान ने बिस्लरी ब्रांड को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और उन्हें अपने इस बिजनेस से लगाव भी बहुत है। ऐसे में वो अपने इस बिजनेस को ऐसे सेफ हाथों में सौंपना चाहते हैं जो कि इस ब्रांड को सफलता की और भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। अब क्योंकि उनका अपना कोई वारिस नहीं है, तो ऐसे में उन्हें इंडिया के अंदर टाटा के जैसा शायद कोई ट्रस्टेड कंपनी नजर नहीं आता जो इस काम को सही से और वफादारी से अंजाम दे सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा और बिस्लरी की ये डील 6 से 7 हजार करोड़ रुपए के बीच में होने की उम्मीद की जा रही है, जहां टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बिस्लरी को खरीदने जा रही है। वैसे कुछ सोर्सेस की माने तो रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डैनन जैसी फेमस कंपनीज भी पहले बिस्लरी को खरीदने का ऑफर दे चुकी हैं, लेकिन रमेश चौहान ने इन सभी डील्स को एक्सेप्ट नहीं किया। खैर, जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर टाटा ग्रुप बिस्लरी को खरीद लेती है तो इस डील के बाद से टाटा बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। इनफैक्ट जब इस डील की बात न्यूज में आई थी ना, तब से टाटा कंज्यूमर के शेयर्स में भी 3% का उछाल देखा गया है। वैसे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि 1969 में जो कंपनी सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी, आज उसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नो डाउट बिस्लरी की इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट रमेश चौहान को ही जाता है और उनकी इस कंपनी को बेचने के पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन इंडिया में बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री को लाने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये भी है कि टाटा कंज्यूमर इतने बड़े ब्रांड को और भी नई ऊंचाइयों पर किस तरह से लेकर जाती है।